हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर वैभव सोलंकी आज आपके सामने आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लेके, द लिविंग वर्ल्ड। क्लास 11th का ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर इस पर हम बात करें लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में क्या है कि जो चीजें लिविंग होगी उनकी बातें की जाएंगी। लिविंग कौन होगा? जिसमें लाइफ होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि लाइफ किसमें होगा, लाइफ के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई रोबोट है या कोई इंसान है, अगर उसमें हम जज करेंगे तो कैसे पता लगेगा? हरकत तो रोबोट भी कर रहा है, हरकत तो इंसान भी कर रहा है, लेकिन अगर उसमें हम देखते हैं क्या रोबोट में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्या रोबोट रिस्पायर कर पा रहा है, क्या रोबोट कॉन्शियस है, क्या उसको टच करने पे वो उसको दर्द हो रहा है क्या? नहीं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो केवल और केवल लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स हो, एनिमल हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो इन चीजों में लाइफ पाया जाता है, लेकिन उस तरह का लाइफ जो है लिविंग थिंग्स में नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता है। तो ये कैसे जज करेंगे इसको हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके बारे में हम बात करते हैं, आगे बढ़े। तो लाइफ के बारे में यहाँ कुछ लाइन लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये बताता है लाइफ इज a unique complex organization of molecules expressing through chemical reactions। मतलब लाइफ क्या होता है? एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। किन चीजों का? मॉलिक्यूल्स का, केमिकल्स का, जो कि एक केमिकल रिएक्शंस दिखाता है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म वगैरह आप लोग जानते हैं, उसमें कैसे, उससे क्या होता है? अब जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कुछ प्रोडक्ट भी तो देगा हमें, कुछ आउटकम भी तो निकाल के देगा। तो वो आउटकम क्या होगा? आउटकम क्या होगा? ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें। अब इसको अगर हम डिस्कस करें एक एक करके, सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे तो इसमें देख, सबसे पहले पॉइंट आता है ग्रोथ। अब ये ग्रोथ है, तो ग्रोथ की बात करें तो जब चीजों में डेवलपमेंट होती है, कोई चीज अगर बढ़ती है तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो जैसे कि अगर किसी का हाइट बढ़ रहा है, किसी का वेट बढ़ रहा है, ठीक है, किसी का मास बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। अब ग्रोथ दूसरी चीजों में भी होता है। अगर हम बात करें कि जैसे कोई पहाड़ है, कोई पर्वत है, कोई बालू का ढेर है, ठीक है, बालू का ढेर आपने एक मुट्ठी गिराया, एक मुट्ठी रेत गिराया, उसके ऊपर एक मुट्ठी और रेत गिराया, अगर हमने 10 मुट्ठी रेत गिरा दिया तो क्या होगा? वो ग्रोथ तो हुआ, लेकिन वो कैसा ग्रोथ हुआ? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हुआ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब बाहरी ग्रोथ। वो क्या है? केवल और केवल बाहरी ग्रोथ होगा, वो अंदरूनी ग्रोथ नहीं है, इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं है। तो हमारे बॉडी में होना कैसा ग्रोथ चाहिए? एक्सट्रिंसिक प्लस इंट्रिंसिक। क्लियर है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ प्लस इंट्रिंसिक ग्रोथ होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है? लिविंग कहलाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो रिस्पॉन्सिवनेस की बात आती है। क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, खुद को रेप्लिकेट कर सके, खुद को जो है रेगुलेट कर सके, इवॉल्व कर सके चीजों को। उसके अलावा अगर बात करें तो इंटरेक्टिव सिस्टम होना चाहिए, रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल स्टिमुली को। अगर आप क्लास 9th की बात करें, आप क्लास 11th में भी आ चुके हैं, 11th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 9th में आपने स्टिमुलस स्टिमुली इसके बारे में पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में उद्दीपन कहते हैं। बाहरी चीजों से जब हमें कोई स्टिमुलस मिलता है तो हम उसके एवज में कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ रिस्पॉन्स दिखाते हैं अपना। ठीक है, अगर उस रिस्पॉन्स को हम दिखा पा रहे हैं तो हम क्या है? लिविंग है। उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, यहाँ कुछ चीजें दी हुई हैं जैसे कि ग्रोथ, ठीक है, अगर इसमें हम देखें, आता है ग्रोथ। ग्रोथ व्हाइट लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा देखने में, इसलिए मैंने दोबारा से इसको लिख दिया है। अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ में क्या होता है? इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक, दोनों तरह के ग्रोथ देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? एक चीज होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप जानते होंगे, जैसे कंपनीज में, फैक्ट्रीज में कुछ चीजों को बनाया जाता है, कुछ चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है। अगर मैं आपको एक कार का मॉडल ला के दूं, आप एक नया कार का मॉडल तैयार करके देते हैं मुझे, तो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन।
ठीक है। लेकिन क्या एक कार मैं दूं, उसी कार की मदद से उसी पार्ट्स को यूज करके एक नया कार बना देना पॉसिबल है क्या? नहीं, आपको नए पार्ट्स बनाने के लिए नई चीजों की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? प्रोडक्शन। लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें होता है रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या पाया जाता है? कोई जो पुराने पेरेंट्स हैं, ठीक है, मतलब वही जो है न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। ठीक है, नए जब बेबी प्रोड्यूस होता है, नया जो प्रोजेनी निकल के आता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। फिर आता है यहाँ पे बात किसका? मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म कहलाता है। या पहले भी पढ़ चुके हैं। मेटाबॉलिज्म जो है हमारे बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, जैसे कई तरह के सेल साइकिल चल रहे हैं, कई तरह का सेल के अंदर डाइजेशन चल रहा है, सेल जो है रिपेयर हो रहा है, और बहुत तरीके से क्या हो रहा है? सेल डिवीजन भी हो रहा है। ये क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो होना ही होना चाहिए। जैसे हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में कुछ ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। जैसे बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि नोज हो गया, नॉस्ट्रिल हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, ब्रोंकाई हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो ट्रैकिया हो गया, एल्वियोलाई हो गया। ये सारे क्या है? ऑर्गन्स हैं। अब ये ऑर्गन किससे मिलके बने हैं? कुछ टिश्यूज से मिलके बने हैं। अब वो टिश्यूज किससे मिलके बने हैं? कुछ सेल्स से मिलके बने हुए हैं। अगर उन सेल्स की बात करें तो जब सेल मिलके कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो क्या कहलाता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहलाएगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, इस पे अगर हम बात करते हैं तो आगे आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? चीजों के प्रति रिस्पॉन्ड करना। अगर मैं आपको एक स्विच दूं तो आप क्या करेंगे? हाथ पीछे करेंगे। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, अगर आपको विजुअल कॉन्शियस अगर आप हैं, तो आप सड़क पे चलती हुई गाड़ी को देखकर पीछे हट जाते हैं। गाड़ी नहीं आ रही तो सड़क को पार कर लेते हैं। तो ये क्या शो करता है? कॉन्शियसनेस शो करेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत आती है, देखिए, आप अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये दिक्कत आती होगी, सर मुझे कुछ डाउट आ रहा है, मुझे कोई डाउट पूछना है, कैसे पूछूं? कुछ मन में सजेशन है कि सर आप ये चीज भी बताइए, थोड़ा सा ये भी जानना है हमें। ठीक है सर, ये चीज समझ में नहीं आई, ये पूछना है। दो तरीके हैं। ठीक है, शॉर्टकट तो ये है कि आप कमेंट पे अपने जो भी डाउट्स हैं उसको लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूं, और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर दूं कमेंट में। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ से इस सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये क्लास कहाँ पे चल रही है? चैनल में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, सॉवरेन इंस्टीट्यूट है। कहाँ पे है? तो कोणार्क सिनेमा के पास है, मुंगेर में। ठीक है, कोणार्क रोड में, कोणार्क सिनेमा रोड जो है उसमें अम्बे चौक के पास मुंगेर में ये कोचिंग है। इसका सारा डिटेल मैं नीचे में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस डिटेल के हिसाब से आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर छोटे मोटे डाउट्स हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए हमसे। ठीक है, जितने अच्छे डाउट आप रेज कर पाओगे उतना ज्यादा आपका माइंड ग्रो करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कॉन्शियसनेस मैंने क्लियर किया आपको। कॉन्शियसनेस कैसा होना चाहिए? किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्ड करने का। जैसे एग्जांपल है, कोई प्लांट है, वो सनलाइट के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है, रात में जो है वो मुरझा जा रहा है, दिन में जो है खिल जा रहा है, तो कॉन्शियसनेस शो कर रहा है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो देखिए, ये हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके बाद कॉन्शियसनेस हो गया। इस पे अगर हम देखते हैं, अब बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ के बारे में कह रहे हैं द इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा एक पॉइंट लिखा है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? तो यहाँ कह रहा है द इंक्रीज इन नंबर एंड मास, इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। आपने जाना होगा सेल डिवीजन के बारे में। सेल अपने आप को रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है माइटोसिस और मियोसिस के तरीके से। माइटोसिस और मियोसिस ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा सेल अपने आप को रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है, पुराने जो डैमेज सेल है उसको, उनको नए सेल्स बनाने में। उसके अलावा रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो सेल डिवीजन होता है उसके लिए हेल्प करता है, ताकि नई प्रोजेनी तैयार हो सके। ठीक है, तो क्या करेगा? नंबर
इंक्रीज करेगा, किसका, सेल का। और जब नंबर इंक्रीज होगा तो टोटल मास भी तो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो नंबर एंड मास ऑफ सेल जब इंक्रीज होते हैं तो ये क्या कहलाता है, सेल डिवीजन के तरीके से ये क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा, ठीक है। अब अगर आगे बात करें, आप यहाँ पे देख रहे हो एक अंडे में से चूजा निकलता है, इसके बाद जब ये और डेवलप होता जाता है तो धीरे धीरे ये करके पूरा का पूरा एक मुर्गा जो है तैयार हो जाता है। ये कैसे तैयार हुआ, धीरे धीरे सेल डिवीजन हुआ, धीरे धीरे इनके नंबर और मास में चेंज हुआ, सेल के नंबर और मास में। क्लियर है। आगे अगर बढ़ते हैं इसमें तो क्या रहा है, इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। प्लांट्स में जो होता है लाइफ स्पेन, मतलब जितना लंबा लाइफ स्पेन, अगर कोई प्लांट 20 साल का लाइफ स्पेन लेके आया है तो 20 साल तक उसमें क्या होगा, ग्रोथ होता रहेगा, ठीक है। 20 साल तक ग्रोथ होता रहेगा। कोई 100 साल का प्लांट है तो 100 साल तक ग्रोथ हो रहा है। आप देखोगे कोई बूढ़ा प्लांट है एकदम 200 साल पुराना, उसमें भी आप देखोगे नया पत्ता निकल रहा है। क्यों, क्योंकि इसका नियम ही वही है कि वो लगातार लाइफ स्पेन तक ग्रोथ करता रहता है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ क्या होता है, एक सर्टेन एज तक होता है, ठीक है। आप खुद की लंबाई में देखोगे एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होगा, आपके जो लिवर फंक्शनिंग का जो ग्रोथ होगा या फिर जो आपके किडनी फंक्शनिंग का ग्रोथ होगा वो एक सर्टेन टाइम तक होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है। हाँ, आपके वेट में चेंज आ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। आप मोटे हो सकते हो, पतले हो सकते हो, वो आपके न्यूट्रिशन पर डिपेंड करेगा, या फिर आप कोई जिम जा रहा है, कोई वेट लॉस कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उन चीजों पे भी ये डिपेंड करता है। आगे अगर बात करें, ठीक है, हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, लेकिन ग्रोथ तो रुक जाता है, लेकिन लॉस्ट सेल के मुकाबले के लिए जो है वो क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। मान लीजिए मेरे हाथ पे यहाँ पे अभी एक कट लग जाए, अगर कट लग जाए तो क्या वो लाइफ टाइम ऐसा ही थोड़ी रहेगा, थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऐसा नहीं रहेगा। वो क्या होगा, घाव भरेगा, और जब घाव भरेगा तो कैसे भरेगा, सेल डिवीजन के तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, सेल डिवीजन होगा तो घाव खत्म हो जाएगा और घाव भर जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, ये ग्रोथ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ठीक है। बेसिकली जो क्या होता है, मास और साइज, जो भी नंबर ऑफ सेल्स होता है, ये सारी चीजें जब बढ़ती है तो ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। लेकिन आप देखिए नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है वो भी ग्रो करता है, कैसे, सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। क्या होता है, जो भी उसका सरफेस है उस पर कोई चीज एक्यूमुलेट हो जाए, उस पर कोई भी चीज जो है डिपोजिट हो जाए तो आके क्या होता है, वो उसका हाइट, उसका वेट, उसकी चौड़ाई लंबाई बढ़ाता है। कैसे, जैसे यहाँ एक माउंटेन का फोटो दिया हुआ है, ठीक है, आप जान रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर जब कोई भी रेत आके गिरती है या इसके ऊपर बर्फ जमता है तो क्या होता है, माउंटेन का हाइट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, क्या ये ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल ये भी ग्रोथ है। किस तरह का ग्रोथ है, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। क्या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है ये किस तरह का ग्रोथ माना जाता है, इस ग्रोथ को क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है, नहीं। क्यों, क्योंकि ग्रोथ कैसा हो गया, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। हमें ग्रोथ कैसा चाहिए, एक्सट्रिंसिक प्लस इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक प्लस इंट्रिंसिक। बिना इंट्रिंसिक ग्रोथ के क्या ये लिविंग कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शन हो गया ग्रोथ का, ठीक है। आगे देखें अगर, सो ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही बात है, ग्रोथ जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि ग्रोथ तो वो भी कर ले रहा है जो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो लिविंग बॉडी में ग्रोथ फीचर तो है, लेकिन कैसा फीचर, ओनली नॉन डिफाइनिंग फीचर। वो डिफाइन नहीं करता है कि आप लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। लिविंग होने के लिए वैसे कैरेक्टर्स जो कि ये डिफाइन कर दे कि आप लिविंग हो, आप में ही ये चीजें होंगी, दूसरे में नहीं होंगी, वही के कैरेक्टर्स जो होंगे वो जो है डिफाइनिंग फीचर्स कहलाएंगे। आगे अगर बात करें, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड ग्रोथ होता है, यानी कि इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। किसमें, केवल और केवल लिविंग बॉडी में। क्लियर हो गया। आगे बात करें, अब आता है रिप्रोडक्शन। आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा, ठीक है। अगर बात करें प्लांट की, यहाँ पे एग्जांपल दिया है जिसमें एक हिबिस्कस यानी चाइना रोज का डायग्राम दिया हुआ है, फोटो दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हो। उसमें यहाँ पे आपको एंथर दिख रहा होगा, फिलामेंट दिख रहा होगा, पॉलन ग्रेन्स वगैरह कैसे जाते हैं, ठीक है। ये आपको मैं बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उस टाइम में मैं अच्छे से क्लियर करके इसको आपको बताऊंगा। ये प्लांट की बात हुई, ये एनिमल की बात हुई, ठीक है। एनिमल में भी होता है रिप्रोडक्शन और प्लांट में भी होता है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो रिप्रोडक्शन करेंगे, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। वो कौन से एक्सेप्शन होंगे मैं थोड़ी देर में आपको वो चीज क्लियर करूंगा। आगे बात करें, कह रहा है इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक तरह का प्रोडक्शन है, किसका, प्रोजेनी का, मतलब नए ऑर्गेनिजम्स का, नए ऑर्गेनिजम्स का बनना, नए प्रोजेनी का बनना जिनमें फीचर्स हों किसके जैसे,
जिनसे वो बने हैं, जो उनके प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स हैं, यानी कि सिमिलर टू दोज पेरेंट्स जिन पेरेंट्स से वो बने हैं, प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स के फीचर्स का नए प्रोजेनी में दिखना, नए प्रोजेनी का बनना, ये क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, ये किसमें होता है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। क्लियर है? आगे देखिए, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। कई तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअली भी कर सकता है, एसेक्सुअली भी कर सकता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कर सकता है, मतलब जैसे एसेक्सुअली कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें अगर हम देखा जाए एसेक्सुअली में तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं स्टेम के थ्रू, लीफ के थ्रू, इसके अलावा रूट के थ्रू, इन सब चीजों से जो है जब वो रिप्रोडक्शन कर पाए तो क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये कई तरीके से कर सकता है, जरूरी नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा या एसेक्सुअली होगा, कुछ भी तरीका हो सकता है। वो कौन से तरीके होंगे, किन में कौन सा तरीका होगा, ये मैं आपको क्लियर करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप डायग्राम आगे अपने आगे देख पा रहे हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? यहाँ देखिए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। अब ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, क्या है? सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, अब उनमें तो ऐसा नहीं कि गैमेट्स बनने लग जाएंगे, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ऐसे करने लगोगे कि एकदम बर्डिंग आपको दिख रहा है या क्राफ्टिंग आप कर पा रहे हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरह, नहीं। यहाँ पे क्या होता है? सेल डिवीजन के थ्रू होता है। कैसे? ये देखिए, एक पूरा एक मदर सेल था, मदर सेल है, पेरेंट सेल बोल सकते हैं इसको। ये क्या हुआ? डिवाइड हुआ, दो डॉटर सेल्स बन गए। ये चार भी बन सकते हैं, ठीक है, इसमें दो बन रहे हैं। अब ये दो दो अलग अलग डॉटर सेल्स बने, ठीक है, ये जब और ज्यादा मैच्योर होंगे तो ये दो अलग अलग डॉटर सेल्स बनाएंगे, तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे आगे चल के सेल डिवीजन के थ्रू नई प्रोजेनीज बनती चली जाएंगी। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैंने कहा था कि रिप्रोडक्शन के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अभी मैंने बताया था कि हर वो ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग है वो रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन कैसे? कुछ एक्सेप्शंस के साथ। सेक्सुअल एसेक्सुअल ये तो समझ में आता है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, जो भी चीजें हैं, इनके साथ और भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। जैसे एक है म्यूल, जिसको आप हिंदी में खच्चर कहते हैं, जो मेटिंग से बनता है गधे से और घोड़े से, ठीक है। इनकी मेटिंग कराई जाती है ताकि ये एक अच्छा हमको आउटकम दे सके। जैसे घोड़ा बहुत तेज चल सकता है, बहुत कम थके बहुत दूर तक जा सकता है, गधा जो है बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है। तो दोनों के लक्षण इसमें आने चाहिए, इसलिए खच्चर को बनाया गया। लेकिन ये कैसा होता है? स्टेराइल होता है। स्टेराइल मतलब जो रिप्रोड्यूस ना कर सके, द ऑर्गेनिज्म विच इज स्टेराइल दैट इज नोन एज। अब यहाँ पे देखिए, म्यूल है यानी कि खच्चर, अब ये क्या है? स्टेराइल है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। हनी बी, किस तरह का? वर्कर हनी बी। आप जान रहे होंगे कि जो भी कॉलोनियल वगैरह होता है, जैसे हनी बी हो गया और एंट हो गए, इन सब चीजों में आप देखोगे ना कि वो अलग अलग तरह से बटे, जैसे कोई क्वीन होगा उसमें, कोई वर्कर हनी बी होगा, ठीक है। तो जो वर्कर हनी बी होते हैं, इनका काम क्या होता है? कॉलोनीज बनाना, ठीक है, और चीजों को ढूंढ के लाना, सबको सेफ रखना, ठीक है, और जो अंडे हैं, बच्चे हैं, उनकी देखभाल करना, ये वर्कर हनी बी का काम होता है। अब वर्कर हनी बी क्या होता है? स्टेराइल होता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देख रहे हैं, मैनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। एग्जांपल में है म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन कपल्स, etc. Hence reproduction is not a perfect defining property of living organisms. क्या कहा था मैंने? कि जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, वो लिविंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करेंगे ही। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबके सब रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। कैसे? जैसे कि एक हो गया म्यूल, वर्कर हनी बी। उसके अलावा अगर बात करें तो आपके ये इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ठीक है, जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं, जैसे कि आप देखते हो जो थर्ड जेंडर्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? इनफर्टाइल होते हैं। तो क्या वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल है, लिविंग तो है, तभी तो उनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, उनमें कॉन्शियसनेस है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी नॉन डिफाइंड फीचर्स हैं, जैसे कि वो ग्रोथ भी कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टिमुलस के हिसाब से, वो इवॉल्व भी कर रहे हैं। आखिर बंदर से इंसान बने
तो क्या मेल और फीमेल ही बने? स्टेराइल भी तो बंदर से ही बन के आए हैं ना, ठीक है। अगर आप कोई बोल रहा है बंदर से बन के आया है, कोई कह रहा है एप से बन के आया है, ठीक है, तो डेवलप हुआ है ना। पहले जैसे ऑस्ट्रेलॉइड होते थे, निग्रोज होते थे, और आपके निएंडरथल्स होते थे, ये सब ह्यूमन के जो है शुरुआती रूप थे। अब अभी कौन सा है? होमोसेपियंस है। तो होमोसेपियंस तो वो भी है जो स्टेराइल है, होमोसेपियंस वो भी है जो मेल है, होमोसेपियंस वो भी है जो फीमेल है। छोटे हाइट का, लंबे हाइट का, मोटा, दुबला पतला, कोई भी हो तो क्या कहलाएगा? वो होमोसेपियंस ही तो कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए बात को समझिए। लेकिन ये सारी चीजें जो है एक्सेप्शंस है, इसलिए ये क्या हो गया? रिप्रोडक्शन एक नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? नॉन डिफाइनिंग फीचर। आगे बात करते हैं। अब आता है मेटाबॉलिज्म। देख रहे हैं एक कैटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है, और एक एनाबॉलिक पाथवे दिख रहा है आपको, ठीक है। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वहां पे दिख रहे हैं आपको, एनर्जी जो है यहाँ पे हीट के रूप में निकल रही है। तो यानी कि एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म ये मिला के क्या बनता है? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो भी फूड है ये कैटाबॉलिक पाथवे से एंटर किया, ठीक है, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज किया हीट के रूप में। अगर देखा जाए सेलुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स है एनाबॉलिक पाथवे के थ्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स बने। अब देखिए अगर आप बात करें तो ये क्या हो गया आपका? देखिए इट इज the sum total of all biochemical reactions taking place inside a living system। जो मैंने बताया सेम टू सेम वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, शॉर्ट में लिखी हुई है। ये कह रहा है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या कह रहा है? कि ये क्या होगा? एक डिफाइनिंग फीचर होगा। मतलब ये तो होना ही होना चाहिए, ये नहीं है तो इंसान लिविंग नहीं है, ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है, कोई भी चीज नॉन लिविंग हो जाएगी तब। जैसे कि मैं इस बोर्ड की बात करूं, ठीक है, आप इस बोर्ड को देख पा रहे हो, क्या ये मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? ये मेटाबॉलिज्म को शो नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या होगा? नॉन लिविंग। मेरे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है क्या? आपके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है क्या? आप अभी बैठ के पढ़ रहे हो, आप हिलडुल नहीं रहे हो, तो भी मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। आप शांति से बैठ जाओगे तो। अगर मान लो कि आप सो जाते हो, नींद में चले जाते हो, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बेहोश हो जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोमा में चला जाता है, हर कंडीशन में मेटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? ये क्या हो गया? डिफाइनिंग फीचर हो गया किस चीज का? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात आती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ मेटाबॉलिज्म पहले देख लेते हैं। कह रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये कुछ एक्सेप्शन में भी दिया हुआ है, जो चीजें शरीर के बाहर भी होती हैं, कि जो ये रिएक्शंस करवाते हैं हम लोग, या फिर जो इन विट्रो होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन फ्री सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम में मतलब कि अगर कल्चर करें, जैसे कल्चर मीडियम में टिश्यू कल्चर वगैरह करते हैं ना, ठीक है, उस तरह से अगर देखें कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शंस। मतलब जो इन विट्रो रिएक्शंस होते हैं, इन विट्रो रिएक्शंस मतलब जो आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सेल हो रहे हों, लैब में आप करवा रहे हैं, तो ये लिविंग थिंग्स तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? लिविंग रिएक्शंस तो है। ये क्या है? लिविंग रिएक्शंस है। क्लियर है बात आपको यहां तक? तो ये ऐसे एक्स्ट्रा में आपको दिया हुआ था, ठीक है, एक्स्ट्रा में मैंने जोड़ दिया इसको, ठीक है। बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, ये आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये दोनों सेल्स को देखा होगा, कई बार देखा होगा, डायग्राम में बने हुए, फोटोज में देखा होगा, फोन में देखा होगा, कहीं ना कहीं क्लासरूम में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। आप जान रहे हो ये जो ग्रीन वाला डायग्राम आप देख रहे हो प्लांट के साथ लगा हुआ है, ये क्या है? प्लांट सेल। और ये क्या है? एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जो आपको मैं साइटोलॉजी जब पढ़ाऊंगा, सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे मैं वो सब चीज क्लियर करते चलूंगा। अभी मैं इतना बता दूं आपको कि जो बेसिक डिफरेंस, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो आपको एकदम क्लियरली यहीं पे नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है भाई? ठीक है, आप देख पा रहे हो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? एक आउटर कवरिंग बनाना, आउटर प्रोटेक्शन बनाना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भाई यहाँ भी है, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है आपको। तो फिर ये क्या है भाई? ये जो बाहर दिख रहा है ये क्या है? ये भी तो आउटर कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है।
इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी क्या नीड है यहाँ पे। ठीक है, इसकी नीड ये है कि प्लांट को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाए, ठीक है, और इसको मजबूत बनाए रखे ताकि हवा चलने पे, आंधी तूफान आने पे ये टूटे नहीं। ठीक है, आउटर इन्वायरमेंट के में रहने पे या फिर हार्श इन्वायरमेंट में रहने में इसको दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल जो है किसमें प्रेजेंट होता है, केवल और केवल प्लांट सेल में। ओके, सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल होगा, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगा, सेल वॉल जो है नहीं होगा। लैक ऑफ सेल वॉल किसमें, एनिमल में। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल किसमें, प्लांट में। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आगे देखें, देखिए जो मैंने बात कहा वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक से अधिक सेल्स के होने चाहिए, ठीक है, बने हुए। मतलब या तो एक सेल का होगा या तो एक से अधिक सेल का होगा। अगर एक सेल का है तो यूनिसेलुलर, अगर दो सेल का है तो मल्टी सेलुलर। दो या दो से अधिक कितना भी होता है, लाखों हजार लाखों सेल होता है। तो हम लोग कितने सेल्स के बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर है, हम में एक से अधिक सेल है। इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर से वही बात जो हमने कहा पढ़ा था इसके ठीक पहले, मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म भी क्या था, एक डिफाइनिंग फीचर था। ठीक है, ये भी क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। क्या आपको किसी रोबोट में, किसी कार में, किसी मग में, किसी पेन में, किसी बोर्ड में, या किसी टेबल चेयर या फिर बाइसिकल में या धरती पे आपको सेल नजर आता है क्या? कि आपको जो, जिस घर में आप रह रहे हो उसके फर्श जो है वो फर्श क्या सेल से बना हुआ है क्या? नहीं बना हुआ है। क्यों? क्योंकि सेल डिफाइनिंग फीचर है किसका, प्रेजेंस ऑफ सेल, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसका डिफाइनिंग फीचर है, लिविंग का। क्लियर है? ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का होना कंपलसरी है। समझ गए इस बात को? आगे देखिए, इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने, इसको बोल दिया हमने एक डिफाइनिंग फीचर। ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। क्लियर है? ठीक है, अब आता है कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे देखो कुछ इंटरेस्टिंग डायग्राम्स बने हुए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ फोटोज बने हुए हैं, ठीक है, इसको आप लोग देखो। ठीक है, यहाँ पे आप ये फोटोज आपने पहले भी देखे होंगे, ये सारी चीजें पहले भी पढ़ी होंगी, क्लास 9th की बात है। अगर आप देखते हैं कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था स्टिमुलस के बारे में, हिंदी वाले सुन लेंगे, उद्दीपन कहते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे लाइट दी जा रही है प्लांट को, क्यों दी जा रही है भाई? प्लांट क्या करेगा, देखिए लाइट की तरफ झुका हुआ है, लाइट की तरफ झुका हुआ है, मतलब ये कॉन्शियसनेस शो कर रहा है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, सनफ्लावर। सनफ्लावर, सूर्यमुखी। बहुत सारे पार्क में, गार्डन्स में, आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जिस तरफ से सूर्य की रोशनी आ रही है, जिस तरफ से सनलाइट आ रहा है, उस तरफ ही क्या होगा, सनफ्लावर का झुकाव होगा, सनफ्लावर उसी की तरफ घुमा हुआ रहेगा। सनलाइट इधर से आएगा तो सनफ्लावर भी इधर, सनलाइट उधर से आएगा तो सनफ्लावर भी उधर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है? अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ देख रहे हैं थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल। थिग्मोट्रोपिज्म आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। थिग्मो मतलब क्या होता है, टच रिसेप्टर्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्लांट है, प्लांट का नाम क्या है, टच मी नॉट प्लांट, हिंदी में छुई मुई। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, माइमोसा पोडिका। ये क्या कर रहा है, कोई पर्सन इसको टच करता है तो ये सिकुड़ जाती है, मुरझा जाती है बेचारी। कोई आया छुआ, सिकुड़ गई। ठीक है, बेचारी भोली भाली सी है। आप भी भोले भाले हो, स्टूडेंट मेरे जितने भी होते हैं वो भोले भाले ही होते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, इसने टच किया, मुरझा गया, फिर छोड़ छोड़ देगा उसको, थोड़ी देर में फिर से वो खिल जाएगा। ठीक है, बार बार टच करेगा, बार बार मुरझा रहा है, ऐसा क्यों भाई? तो क्या कर रहा है, उसको स्टिमुलस मिल रहा है, वो एक्शन कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, कुछ पौधे क्या होते हैं कि शाम में जो है खिल जाते हैं अंधेरे में, और धूप आते ही वो मुरझा जाते हैं। कुछ पौधे धूप में ही खिले रहते हैं, शाम में मुरझा जाते हैं। तो ये सब ट्रॉपिज्म को शो करते हैं। आप अगर देखें तो स्टिमुलस मिलते ही अलग अलग तरह के ट्रॉपिज्म को शो करते हैं। ये देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप, या फिर इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका कोई भी इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया। इंसेक्टिवोरस प्लांट यहाँ पे एक आपको दिख रहा है। तो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये करता क्या है, जैसे ही ये इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठेगा, जैसे आपको यहाँ पे
इंसेक्ट आके जब यहाँ पे बैठता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसको ट्रैप कर लेगा, ठीक है, ये जो भी इस तरह से है ऐसे करके ये ट्रैप हो जाएगा। जब ये ट्रैप हो जाएगा तो क्या करेगा, इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाएगा। इंसेक्ट जब इसके अंदर फंस जाएगा तो क्या डिजोल्व होकर खत्म हो जाएगा, इंसेक्ट को डिजोल्व कर लेगा, उससे न्यूट्रिशन ले लेगा। तो आखिर वो उसके आते ही एक्शन किया ना, कॉन्शियसनेस शो किया ना, तो कॉन्शियसनेस भी है, एक फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये देखिए बंदर यहाँ पे अपने आप को देख के कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है कि ये क्या देख लिया, ये मेरे जैसा क्यों दिख रहा है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे देखिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू सेंस देयर इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली। जो भी इन्वायरमेंटल स्टिमुली है उसको सेंस करके उसके हिसाब से एक्शन करना, ये क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिजम्स, फिर केमिकल्स, पॉल्यूटेंट्स, पीटीसी, ये सारी जो भी चीजें होंगी इनके प्रति वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आके किसी को टच करे तो ऑर्गेनिज्म हटेगा। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो आए और बताए कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, इससे कार्निवोर, कोई कार्निवोर अगर किसी हार्बिवोर की तरफ जाता है तो वो क्या करता है, उससे भागता है। ये चीज आप समझ पा रहे हो। उसी हिसाब से टेम्परेचर से भी होता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लाइट के लिए उसके रिसेप्टर्स काम करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फोटोट्रॉपिज्म शो करता है कुछ प्लांट, जैसे कौन, सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या कर रहा है, फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। कैसे, जब कोई भी लाइट उसकी तरफ पड़ती है तो वो उसकी तरफ ही घूम जाता है। सनलाइट जब उसकी तरफ पड़ रही है तो वो उधर ही घूम जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स वाला एग्जांपल आपने लाइकेन के बारे में सुना होगा, ठीक है। लाइकेन के बारे में आप जान रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर है। पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जो इंडिकेट कर दे कि वहां पॉल्यूशन है या नहीं। तो जो भी पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं वहां पे आप लाइकेंस को जब लगाने का प्रयास करेंगे तो वो वहां पे प्लांट नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो पॉल्यूशन में नहीं प्लांट हो पाते। तो क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर है, लगाया लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो क्या है, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन वहां बहुत ज्यादा है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंसेक्टिवरस प्लांट, वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और एक और जो मैंने अभी आपको बताया था, जो माइमोसा पुडिका का प्लांट, वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्लियर है। All organisms are aware of their surroundings, so it is the defining property of living organism। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने इन्वायरमेंट को लेके अवेयर होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ छोटे मोटे एक्सेप्शन है, जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, वो ठीक से कॉन्शियसनेस शो नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो लिविंग नहीं है, क्या वो लिविंग है, ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्शन में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन इज ओनली ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन जो है एकमात्र ऐसा जीव है जो सेल्फ कॉन्शियस होता है, खुद से अपना कॉन्शियसनेस शो ठीक से कर पाता है, ठीक है, अपने आप से अपने फैसले अच्छे से ले पाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, टर्म आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कैसे काम करता है ये, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड कैसे काम करेगा, जैसे डाइवर्सिटी होता क्या है, जैसे आपने इतना चीज पढ़ लिया, लिविंग क्या है, लाइफ क्या है, और लाइफ है कि नहीं है किसमें, और लिविंग में लाइफ है, नॉन लिविंग में लाइफ नहीं है, तो लिविंग और नॉन लिविंग होने के क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, ये तो आपने समझा। तो उसी तरह से अगर हम आगे देखें, एक टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड तो आप समझ गए क्या होता है, लेकिन डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी ये है कि जब एक ही फिक्स जगह पे, एक गिवन एरिया में, वो गिवन एरिया पूरा का पूरा वर्ल्ड हो सकता है, पूरा का पूरा एक देश हो सकता है, या फिर एक क्लासरूम हो सकता है, आपका घर हो सकता है, 1 किलोमीटर का एक दायरा हो सकता है, एक्वेरियम हो सकता है। उस एरिया में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, मतलब नंबर्स एंड वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एन एरिया इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो जो डाइवर्सिटी होगी लिविंग्स की वो क्या कहलाएगी, बायोडाइवर्सिटी। कह रहा है बायोडाइवर्सिटी इज लाइफ, इज आवर लाइफ। देखिए, देखिए, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। मतलब जो भी नंबर है और जो भी टाइप्स हैं, मैंने अभी बताया आपको, नंबर एंड वेराइटीज, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो पाए जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, कहाँ पे, अर्थ पे, तो क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है यहां तक।
देखिए यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है। ऐसे तो बहुत लोगों का मानना है कि 4 to 5 जो है स्पीसीज पाए जाते हैं। कुछ ऐसे बताते हैं कि 8 to 9 मिलियन स्पीसीज पाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ लिखा है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। तो ये वो स्पीसीज हैं जिनका नंबर जो है यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि ढूंढे जा चुके हैं, उनके बारे में जाना जा चुका है। तो वो कितने हैं? 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज। ये एनसीईआरटी का डाटा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए आगे देखें। अगर देखिए आता है एक वर्ड टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी आता है सिस्टमैटिक्स के अंदर। सिस्टमैटिक्स क्या है? चीजों को एक सिस्टमैटिक वे में, अरेंज्ड वे में लिखना, उनको अरेंज करना, ये सिस्टमैटिक्स कहलाता है। तो टेक्सोनॉमी कह रहा है इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज टेक्सोनॉमी। आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना और नोमेनक्लेचर करना, यही क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी कहलाता है। क्लियर है? ओके ठीक है। आज के लिए हम लोग थोड़ा सा रहने देते हैं। आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ के आएंगे पूरे क्लास को। जो भी मैंने आज पढ़ाया आप इसमें एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। जो भी डाउट्स होंगे आप उसको क्लियर करवा लेंगे। और डाउट्स के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स को डालेंगे और मैं उसका रिप्लाई करूंगा ठीक से। और जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको आना हो तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं द सोवरेन इंस्टीट्यूट एंड लाइब्रेरी। यहाँ पे लाइब्रेरी की भी सुविधा है, आप यहाँ बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हैं अपनी। और जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर किया जाएगा। सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। आप यहाँ पे आइए, क्लास ज्वाइन कीजिए, आप डेमो ले सकते हैं। तो एड्रेस कहाँ पे है? कोणार्क रोड, अम्बे चौक, मुंगेर। और आप इसमें विजिट कीजिए, सारी डिटेल्स मैं नीचे डलवा दूंगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।